हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। उसके एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया था कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आफ्ताब और हिज डॉटर वाला क्वेश्चन था। उसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना था और उसके बाद उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना था। तो मैंने ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं किया था, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बता दिया था कि अगर कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन मिल जाता है तो उसमें x और y दो टर्म्स हैं, किसी एक की वैल्यू को आप यहाँ पे सपोज करके चलिएगा, दूसरी वैल्यू आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे सॉल्व भी किया था, कुछ पॉइंट्स निकाले थे, बस उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट नहीं किया था। ठीक है, वो उतना आप कर लिए होंगे। ठीक, तो आज इसी 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट आप खुद करना, बस मैं यहाँ ये बताऊंगा कि इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं क्वेश्चन बोलता हूं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल for rupees 3900. Later, he buys another bat and 2 more ball of the same kind for rupees 1300. Represent the algebraic and geometrically. ठीक है, यहाँ पे बैट और बॉल को खरीदने की बात हुई है। कोई क्रिकेट टीम का कोच है, वो बैट और बॉल खरीदता है। तो अगर इसको हम अपने डेली लाइफ से देखें कि अगर मान लिया एक बैट 200 रुपए का होगा तो 3 बैट, ठीक है, तो 200 गुणे 3, 200 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर एक बैट 200 का होगा, एक बैट, तो 3 बैट कितने का होगा, 200 इंटू 3। कॉमन सी बात है, अगर एक बैट 500 का होगा तो 4 बैट, ये कॉमन सी बात है। ठीक है, ये हम अपने डेली लाइफ में सामान खरीदने या चीजों को लेने जाते हैं मार्केट, तो वहां भी कैलकुलेशन ऐसे करते हैं। ठीक, तो यहां पे बात किया है कि एक क्रिकेट कोच है जो 3 बैट और 6 बॉल खरीद के लाता है। 3 बैट लेता है और 6 बॉल लेता है। जब वो 3 बैट और 6 बॉल ले लेता है तो वो दुकानदार को, शॉपकीपर को 3900 3900 रुपए पेमेंट करता है, 3900 रुपए दे देता है। 3900 रुपए में 3900 में उसको 3 बैट और 6 बॉल मिल जाते हैं। फिर कह रहा है लेटर सी बाय अनदर, उसके बाद वो एक बैट और 2 बॉल और खरीद के लाता है, उसी सेम तरह का, जैसा पिछला बैट और बॉल था वही सेम दोबारा फिर दुकान पे जाता है और एक बैट और 2 बॉल वो फिर लेके आता है। उसकी प्राइस है 1300। अब इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या नहीं पता, हमें नहीं पता बैट और बॉल का प्राइस, कॉस्ट नहीं पता। जो चीजें हमें नहीं पता उसी को हम यहाँ पे लेट करेंगे, मान लेंगे एक्स एंड वाई के टर्म्स में। ठीक है, तो दो चीजें हैं एक्स एंड वाई, हम पढ़ क्या रहे हैं, 2 वेरिएबल्स, मतलब एक वेरिएबल एक्स को, सॉरी एक वेरिएबल बैट को और एक वेरिएबल बॉल को मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बैट का कॉस्ट और उसके बाद में बॉल का कॉस्ट हम यहाँ पे मान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड है, क्या मानना है हमें, बैट और बॉल का प्राइस मानना है। तो हम मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ बैट और बॉल है, हाँ, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू एक्स रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल
इज इक्वल टू वाई रुपीज। ठीक है, हमने एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट ये मान लिया एक्स एंड वाई। ठीक है, अब फिर वही बात, अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक बैट 100 रुपए का है तो 5 बैट कितने का होगा। अगर एक बैट 100 रुपए का है तो 5 बैट, तो 100 इंटू 5। तो अगर कॉस्ट ऑफ 1 बैट x है तो हमें दिया कितना है, 3 बैट और 6 बॉल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वही बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 3 बैट। तो एक बैट अगर x का तो 3 बैट 3x का, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर एक बॉल y का तो 6 बॉल है, 6y, और दोनों का कॉस्ट मिला के कितना हुआ 3900। ये मिल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब फिर क्वेश्चन में आगे फिर रिपीट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 1 बैट 2 बॉल, एक बैट 2 बॉल, तो 1x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये आपका था 1300 का, 1300 का इक्वेशन सेकंड। अब मैंने इसको यहाँ पे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, अब आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट ग्राफ पेपर पे दिखाना है। ठीक है, उसको आप बीजगणित रूप में हो गया, ज्यामिति रूप में आपको दिखाना है, तो उसको आप कुछ नहीं करोगे, एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करके पुट करोगे और ग्राफ पेपर पे उसको दिखा दोगे। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे ही हो बनते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसकी वैल्यू नहीं पता होता उसी को वेरिएबल एक्स एंड वाई माना जाता है। यहाँ पे कॉस्ट नहीं पता था हमें, बैट और बॉल का कॉस्ट क्या है, तो बैट और बॉल के कॉस्ट के लिए ही हमने बैट की प्राइस और बॉल की प्राइस को एक्स एंड वाई इस फॉर्म में मान लिया। ठीक है, अब ये कॉमन सी बात है कि आप लोग डेली मार्केट जाते हो कि अगर एक बैट एक्स का है तो 3 बैट 3x का होगा, अगर एक बॉल y का है तो 6 बॉल 6y का होगा, और टोटल जो प्राइस था वो उन्होंने 3900 रुपए पे किए थे, जो टोटल अमाउंट आया था। ठीक है, दोबारा वो फिर दुकान पे गए और वही एक बैट लिया और वही 2 बॉल लिया और फिर उन्होंने पेमेंट 1300 रुपए का कर दिया। ठीक है, ये हमारे 2 इक्वेशन बन गए। ठीक है, इसी तरीके से इक्वेशन नंबर थर्ड भी है, कॉस्ट दिया हुआ है 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। 2 kg एप्पल, 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स का यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल, कुछ महीने बाद 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का प्राइस फिर दिया हुआ है। तो फिर हम मान लेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल 1 kg एप्पल इज इक्वल टू एक्स, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, जितना केजी कह रहा उतने केजी का मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करके टोटल अमाउंट लिख के इक्वेशन बना देंगे। तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, इसको आप करेंगे होमवर्क। ठीक है, चलिए अब ग्राफिकली मेथड के कुछ कंडीशंस होते हैं उसको यहाँ पे देखेंगे। ग्राफिकली मेथड के कुछ कंडीशंस होते हैं उसको यहाँ पे देखेंगे, चेक करेंगे कि कैसे कैसे चीजें सॉल्व होती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला लिखता हूं। अगर मैं आपसे फर्स्ट क्लास को कहूं कि फर्स्ट क्लास को आप याद कीजिए, तो फर्स्ट क्लास में अगर मैं आपसे बोलूं फर्स्ट क्लास को आप याद कीजिए, तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको जनरल फॉर्मूला नहीं कहेंगे, जनरल एक्सप्रेशन कहेंगे, लिखने के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताया था। क्या a1x प्लस b1y, ये बताया था a1x, क्या हो गया मार्कर को, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकंड था a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 a2 b1 b2 ये सब बताया था, ये कोफिशिएंट होते हैं x एंड y के।
एक्स और वाई के ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, ये भी बताया था। अब इनके बिहाफ पे ही हम कुछ 3 कंडीशंस को पढ़ेंगे कि क्या होता है अगर रेशियोज इक्वल होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ कंडीशंस को यहां लिखता हूं और उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहला कंडीशन है A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2। अगर A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 आपस में इक्वल ना हो तो A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, लास्ट जाते हैं थर्ड पे। A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ठीक है, अगर ये कंडीशंस होते हैं तो क्या होंगी बातें, ये आपको ध्यान रखनी है। और मैं आपको एक बात रिपीट कर दूं कि इन कंडीशंस पे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को 101% मिलेंगे ही मिलेंगे। आप आज ही मेरी बात को, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए और नोट कर लीजिए, ये 3 कंडीशंस। ठीक है, अब आपको ये कंडीशंस नहीं देता है, आपको डायरेक्ट एक हिंट देता है और उस हिंट से इस कंडीशन को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। क्या वो हिंट है, एक बार आप फोकस करेंगे, मैं जो बोलूंगा उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए पहला कंडीशन है कि A1 अपॉन में A2 अगर B1 अपॉन में B2 के इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, अगर ये चीजें नहीं हुई, अगर ये कंडीशन नहीं है तो जो लाइंस होंगे वो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी, लाइंस जो होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। ठीक है, जो दो लाइन मिलेंगे ग्राफ पे वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। और सेकंड है अगर A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2, अगर ये कंडीशन बनता है तो जो लाइन होंगी आपकी वो कोइंसिडेंट होंगी, जो लाइन होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी अगर A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2 होता है। मतलब अगर लाइंस आर कोइंसिडेंट कहा तो आपको सेकंड कंडीशन लगाना है, अगर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन कहा तो आपको फर्स्ट कंडीशन लगाना है। अब आते हैं थर्ड पे, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो ये कंडीशन मिलेगा, लाइंस पैरेलल होंगी तो ये कंडीशन मिलेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, फर्स्ट वाले के लिए है जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, जो सेकंड है वो कोइंसिडेंट होंगी और थर्ड है पैरेलल होंगी। ठीक है, इसके लिए लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, इसके लिए लाइंस कोइंसिडेंट होंगी और इसके लिए लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, अभी यहां से तो हमें ग्राफिकली मिल गया, एल्जेब्रिकली क्या मिलेगा। ठीक है, अगर एल्जेब्रिक देखें तो एल्जेब्रिक फर्स्ट वाले में, इस वाले में वन सॉल्यूशन मिलता है, सेकंड में मेनी सॉल्यूशन मिलता है, थर्ड में नो सॉल्यूशन मिलता है, कोई सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, ये 3 कंडीशन है, मैं आपको एक बार फिर रिपीट करता हूं। एल्जेब्रिक या ग्राफिकली, यही 2 चीज आपके एग्जाम में हिंट के तौर पे दिया होता है और आपको ये जो कंडीशन लिखे हैं ये कंडीशन अप्लाई करके उसको सॉल्व करना होता है। पहला है लाइन इंटरसेक्टिंग कब होगी, जब A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। मतलब अगर आपसे लाइंस इंटरसेक्टिंग कहा गया तो आप ये कंडीशन अप्लाई करोगे, या अगर आपसे ये कहा गया कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के वन सॉल्यूशन है तो आप A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 करोगे। ठीक है, अगर आपसे मैनी सॉल्यूशन कहा गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे हल, कई हल हैं। ठीक है, और लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट हैं,
तो A1 में A2 इज इक्वल टू B1 में B2 इज इक्वल टू C1 में C2, आप ये अप्लाई करोगे। थर्ड, अगर आपसे नो सोल्यूशन कहा गया और लाइंस जो है वो पैरेलल हैं, तो A1 में A2 इज इक्वल टू B1 में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 में C2। ये जो है सेकंड वाला, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेके। इस पे कई क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप अपने माइंड में इसको रखिएगा, कहीं पे कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और डेली रिवीजन इसका करते रहिएगा, ठीक है। डेली रिवीजन करेंगे तो शायद कहीं भी चीजें हटके ना जाएं। अगर नहीं करते हैं तो हो सकता है चीजें निकल भी जाएं, ठीक है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अगर मैं देखूं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अगर मैं देखूं, एक मिनट, चलिए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर सेकंड को देखा जाए, सेकंड कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 में A2, B1 में B2 एंड C1 में C2, फाइंड आउट whether the line representing following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। बताना है यहाँ पे आपको तीनों कंडीशन, A1 में A2, B1 में B2 और C1 में C2 के लिए तीनों कंडीशन बताना है कि तीनों कंडीशन में से कौन सा कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कौन सा कंडीशन यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8। क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप लोग A1, A2, B1, B2 सब कुछ लिख लोगे। A1 की वैल्यू क्या है, A1 इज इक्वल टू 5, B1 इज इक्वल टू -4, C1 इज इक्वल टू 8, A2 इज इक्वल टू 9, B2 इज इक्वल टू 3, C2 इज इक्वल टू 12। अब आपको क्या करना है, A1 में A2, B1 में B2 और C1 में C2 की वैल्यू देखना है। तो A1 में A2, A1 में A2 इज इक्वल टू 5 में 9, ठीक है। B1 में B2 इज इक्वल टू -4 में 3 एंड C1 में C2 इज इक्वल टू 8 में 12 2 में 3, ठीक है। तीन वैल्यू निकल के आ गई। क्या क्या आया, A1 में A2 क्या होगा, B1 में B2 क्या होगा, C1 में C2 क्या होगा। अब आप यहां पे चेक करना कि क्या कोई वैल्यू इक्वल मिल रही है। तो अगर A1 में A2 की वैल्यू देखें तो 5 में 9 है, B1 में B2 की वैल्यू देखें तो -4 में 3 है, और C1 में C2 की वैल्यू देखें तो 2 में 3 है। अब एक बात बताइए, मैंने पहला कंडीशन क्या बताया था कि A1 में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 में B2। तो A1 में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 में B2। नहीं दिख रहा इक्वल, देखिए इक्वल नहीं है। तो अगर A1 में A2 B1 में B2 के इक्वल नहीं होते हैं तो लाइंस कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन होती है कब, A1 में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 में B2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है।
मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट होगा इस चीज को समझने में, क्योंकि ये तो बहुत इजी है। खाली आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको ये बताना है कि लाइंस कैसी होगी। ठीक है, अब अगली बात आती है सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे। तो सॉल्यूशन जो है वो वन सॉल्यूशन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? वन सॉल्यूशन मिलेंगे, यूनिक होंगे। वन सॉल्यूशन होंगे, यूनिक होंगे। मैंने क्या बताया था कि इस कंडीशन के लिए वन सॉल्यूशन, सेकंड के लिए मेनी सॉल्यूशन एंड थर्ड के लिए नो सॉल्यूशन। तो a1 अपॉन में a2 is not equal to b1 upon में b2, therefore the lines are intersecting line and unique and one solution। यूनिक होगा या वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन था, फर्स्ट क्वेश्चन था ये। सेकंड है 9x प्लस 3y इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। एक मिनट, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सॉरी 7x प्लस 6y, इसको मैं हटाता हूं। क्वेश्चन है 9x प्लस 3y एक मिनट, कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे। शायद फर्स्ट क्वेश्चन मैंने उल्टा कर दिया। चलो कोई नहीं, मेथड सही था, हो सकता है क्वेश्चन उल्टा हो गया। मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं, बी वाले पार्ट पे। आई थिंक मैंने उल्टा कर दिया, बट चलो मैं बी वाले पार्ट पे आता हूं। बी वाला पार्ट है 9x प्लस 3y प्लस 12। 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहां पे a1 a2 नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं। a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू 9 अपॉन में 18 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। c1 अपॉन में c2 इज इक्वल टू 12 अपॉन में 24। फर्स्ट क्वेश्चन शायद मैंने मिक्स कर दिया फर्स्ट सेकंड का, बट कोई नहीं, मेथड सही था। आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, एक बार देखने में प्रॉब्लम हो गई, देख नहीं पाया। ठीक है, क्वेश्चन को क्योंकि देख के ही नोट करना होता है बुक से, तो फिर आगे पीछे हो गई चीजें। मेथड सही था, मेथड वही था, वैल्यू बस आगे पीछे हो गई। वैल्यू से कोई मतलब नहीं, आप खुद सॉल्व करना एक बार। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको साफ साफ चीजें दिख रही हैं कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। मतलब 1/2 1/2 1/2 तीनों वैल्यू क्या है? आपस में इक्वल है। a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2 इक्वल है। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो लाइन क्या होती है? लाइन जो होती है वो कोइंसिडेंट लाइन होती है। लाइंस कैसी होती हैं? कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। और जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे वो मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, और जो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी। ठीक है, तो आपको यही चेक करना है कि a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 के बीच का रिलेशन क्या बन रहा है। क्या तीनों वैल्यू इक्वल मिल रही हैं? क्या कोई दो वैल्यू इक्वल मिल रही है? क्या एक भी इक्वल नहीं मिल रहे हैं? ठीक है, तो अगर a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 तीनों इक्वल हो गए तो लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइन होंगी।
A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। बस ये आपको अपने दिमाग में बैठा के चलना है। और इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं है जो सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी इसमें सेकंड मैंने किया, थर्ड भी यही करना है। बस आपको ये बताना है लाइंस कैसी होंगी। थर्ड आप कर लेना, ठीक है। मैं आपको कल क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कराऊंगा। आपका होमवर्क रहेगा सेकंड थर्ड फोर्थ को आप घर पे सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस करूंगा, ठीक है। और जो भी जैसे भी प्रॉब्लम आते हैं आप उनको सॉल्व किया करो, क्योंकि जैसे भी प्रॉब्लम वो आपके सिलेबस के ही है। तो मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होगी। मैं अगर कहोगे थर्ड क्वेश्चन एक और बचा हुआ है उसको भी यहाँ पे कंप्लीट कर ही देता हूँ। चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सी वाला पार्ट, सेकंड का सी वाला पार्ट। सी पार्ट क्या है? क्वेश्चन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस y प्लस 9, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, अब यहां पे फिर वही बात, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू 6 अपॉन में 2, b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू -3 अपॉन में -1, c1 अपॉन में c2 इज इक्वल टू 10 अपॉन में 9। अगर इसको कट करें तो ये 3 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, ये भी 3 आएगा।